पिछले आधे घंटे से विवेक टेबल पर खटर-पटर कर रहे थे। कभी कोई किताब उठाकर शेल्फ में रखते, कभी शेल्फ से कोई किताब निकालकर टेबल पर रखते, कभी मोबाइल उठाकर यूं ही कोई ऐप खोलते, कभी बंद करके वापस रख देते। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताएं। एक तो 8 महीने पहले वह रिटायर हो गए, उस पर वैशाली भी पिछले 4 दिनों से अपने मायके जाकर बैठी है। उसकी माँ को भी अभी ही बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो उनके दूसरे बच्चे भी तो हैं। वैशाली को जाने की क्या जरूरत थी। दिन भर उससे बातें करने में दिन बीत जाता है, लेकिन अब वह नहीं है तो दिन सुरसा के मुंह की तरह बड़ा होता जा रहा है। बेटा ऑफिस चला जाता है और बहू अपने काम में लगी रहती है। वैसे भी 4 महीने पहले ही तो ब्याह कर आई है, अभी नई नई ही तो है, क्या बात करेगी उससे। वह बस चाय नाश्ता खाना समय पर खिला देती है। जीवन भर कॉलेज में पढ़ाने और पढ़ाने के लिए पढ़ने में ही लगे रहे। कॉलेज के साथ ही प्राध्यापकों के साथ ही उनका बोलना बैठना रहा, इसलिए कॉलोनी में भी उनका दोस्त कहने को कोई नहीं है। न किसी से ऐसी खास बोलचाल ही है। घर बाहर उनके दोस्त, आत्मीय साथी, हमसफर सब कुछ वैशाली ही है। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर रात में सीरियल देखने तक वह सदा उनके साथ रहती है, तो उन्हें किसी बाहरी साथी की भी कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसलिए आज वह इतना विचलित हो और अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्होंने वैशाली को फोन लगाया कि उससे बात करके कुछ समय बिताए। क्या कर रही हो और माँ कैसी है? विवेक ने पूछा। माँ के पास ही बैठी हूँ, ठीक है वे अभी। आधे घंटे में क्या बदल जाएगा? वैशाली ने हंसकर कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विवेक ने उसे फोन किया था। ठीक है ठीक है, कौन है वहां? विवेक ने पूछा। वही सब है जो आधे घंटे पहले थे, वैशाली ने बताया। सब हैं ही वहां, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? आखिर कितने दिन रुकोगी वहां? यहाँ मैं अकेला बोर हो गया हूँ। अब विवेक ने खींच खींच कर कहा, इतने बरसों बाद तो मैं मायके आई हूँ। माँ की भी उम्र हो चली है, कुछ दिन तो रहने दीजिए माँ के पास, पता नहीं कब उनका बुलावा आ जाए। वैशाली ने कुछ सुस्त स्वर में कहा। घर में बहू है, बेटा है, कॉलोनी में सबसे बात करिए, दिन कट जाएंगे। विवेक ने खींचकर फोन काट दिया। कुछ देर अनमने से बैठे रहने के बाद फिर ड्राइंग रूम में जाकर टीवी पर न्यूज देखने लगे। उन्हें हर बात पर डिस्कस करने की आदत थी, लेकिन अब न्यूज में चलते घटनाक्रम पर किससे चर्चा करें? वह कसमसा रहे थे। जब से शादी हुई है तब से आज तक वैशाली कभी 2 दिन भी मायके रहने नहीं गई। शादी ब्याह में जाती तो उनके साथ ही जाती, उनके साथ ही वापस आती। कॉलेज से वे घर लौटते तो वैशाली, बेटी बेटा सब घर पर रहते। अब बेटा ऑफिस जाता है, बेटी की शादी हो गई और वैशाली मायके जाकर बैठ गई, बहू अपने कमरे में। अब शाम की चाय बनाने ही निकलेगी। न्यूज देखते हुए वह सोने की कोशिश करने लगे। शाम की चाय पीते हुए उन्होंने बहू अनन्या से थोड़ी बहुत औपचारिक बातें की। तभी विशाल घर आ गया। 2 मिनट बेटे से बात करके वह वॉक पर निकल गए। मुंह बंद करके चुपचाप अकेले घूमना कितना नीरस सा और जानलेवा लग रहा था। उन्हें बेमन से थके कदम उठाते हुए वे धीरे धीरे घूमने लगे। रोज वैशाली साथ में रहती है तो अनगिनत टॉपिक रहते हैं उनके पास बोलने के लिए। कॉलोनी के कुछ लोगों से नमस्कार का आदान प्रदान हुआ। कुछ देर एक समूह के साथ बैठे, लेकिन मन नहीं लगा। जैसे तैसे 1 घंटा बिताकर वह घर लौट आए। रात भर बिस्तर पर भी करवटें बदलते रहे, नींद ही नहीं आती। कितनी आदत हो गई है उन्हें वैशाली की, एक पल भी चैन नहीं है। कितना खालीपन, कितना अकेलापन है उसके बिना। तभी तो पति और पत्नी को जीवन साथी कहते हैं, क्योंकि वे वास्तव में जीवन के हर एक पल के साथी होते हैं। दूसरे दिन विवेक अलमारी में अपनी शर्ट ढूंढ रहे थे। शर्ट ढूंढने के कारण बाकी कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि सारे कपड़े बाहर निकालकर ठीक से तय करके रख देता हूँ। वैशाली के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। विवेक ने उसके भी सारे कपड़े निकालकर पलंग पर रख दिए, ताकि उन्हें भी ठीक से तय करके व्यवस्थित रख दे। इसी बहाने 2-3 घंटे का समय बीत जाएगा। विवेक ने अपने कपड़े तह करके जमा दिए, फिर वैशाली के कपड़ों की तह करने लगे। अचानक एक साड़ी की तह करने के लिए जैसे ही उन्होंने साड़ी उठाई, उसमें से एक छोटी सी डायरी पलंग पर गिरी। विवेक ने कभी वैशाली को कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था। तब वह डायरी शायद घर खर्च के हिसाब की लिखी होगी।
इसमें उन्होंने उत्सुकतावश डायरी खोलकर देखी। पता नहीं दिन कब बीत जाता है। पिछले 15 दिनों से सोच रही हूँ कि उर्मिला के यहाँ से उपन्यास लाकर पढ़ूं, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रही हूँ कि उसके घर हो आऊं। फिर सोचती हूँ कि यदि ले आई तो क्या होगा, पढ़ तो पाऊंगी नहीं। कितना कुछ घुमड़ता रहता है मन में। रोज सोचती हूँ आज कुछ लिखूंगी, लेकिन वह आज कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं थोड़ा समय भी अपनी मुट्ठी में पकड़ ही नहीं पाती। जाने वह कौन सा दिन होगा जब मैं पल भर बैठकर कुछ लिख पाऊंगी। इसके बाद 2-4 आधी अधूरी कविताएं लिखी थी। कोई 4 पंक्तियां थी, कहीं 6 या 8 पंक्तियां लिखी थी, कहीं तो 2 पंक्तियां भी पूरी नहीं हो पाई थी। विवेक को घोर आश्चर्य हुआ कि वैशाली ने कविताएं लिखी थी, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसे कुछ पढ़ते भी नहीं देखा। जितनी भी पंक्तियां लिखी हुई थी वह बहुत ही कलात्मक भाषा में लिखी थी और बहुत ही भावपूर्ण थी। वह आगे पढ़ने लगे, जब से वे रिटायर हुए हैं मैं तो जैसे सांस लेना भी भूल गई हूँ। सारा दिन विवेक के ही इर्द गिर्द निकल जाता है। न खुद किसी काम में रुचि रखते हैं, न मुझे ही फुर्सत देते हैं कुछ करने की। सोचा था बच्चों के उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद अपने शौक को समय दूंगी, अच्छा साहित्य पढ़ूंगी, कुछ लिखूंगी। लेकिन यह 4 पंक्तियां भी तभी लिख पाती हूँ जब वह नहाने गए होते हैं। जीवन भर परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में ही जुटी रही। सास ससुर बच्चे और अब विवेक, वह भी किसी बच्चे से कम थोड़ी है। क्षण भर भी एकांत नहीं देते। कल की ही बात है, सोचा देर तक नहा लूं, कुछ देर तो फुर्सत मिलेगी। लेकिन 10 मिनट बाद ही दरवाजा खटखटाने लगे। वहां भी चैन नहीं। यह नहीं कि कॉलोनी में किसी से पहचान बना ले, फ्रेंड सर्कल बना ले तो मुझे घंटे भर की तो फुर्सत मिले। अब तो अखबार पढ़ना भी दूभर हो गया है। पेपर उठाओ तो विवेक का बैठते हैं और कोई ना कोई बातें छेड़ देते हैं। इससे तो बच्चे संभालना ही अच्छा था। विवेक तो बच्चे से भी कठिन है। कोई सीरियल देखने लगती हूँ तब भी उनकी कमेंट्री बंद नहीं होती। अपने बच्चे, फिर विवेक, और कुछ सालों में बच्चों के बच्चे लगते हैं। बस बच्चे ही संभालते जीवन बीत जाएगा मेरा तो। कल रात बड़ी अच्छी सी पंक्तियां मन में आ रही थी, बार बार दोहराती रही। सोचा जब विवेक सो जाएंगे मैं तब लिखूंगी। लेकिन बच्चा है ना, जब तक माँ थपक कर सुला नहीं देती नींद नहीं आती। वही हाल विवेक का भी है। पता नहीं विवेक कभी बड़े भी होंगे या नहीं। हर समय जैसे मेरे पल्लू से बंधे रहते हैं। कितना मन चाहता है कि कभी कुछ पलों को एकांत मिले तो चंद लम्हे खुद के साथ गुजार सकूं, लेकिन यह इच्छा पूरी होना तो असंभव सा लगता है। बड़ी घुटन होती है कभी कभी। अब बहुत याद करने पर भी वे पंक्तियां ध्यान में नहीं आ रही हैं कि क्या थी। आज शाम घूमकर वापस आते हुए रमेश भाई साहब मिल गए थे। यह उनसे बातें करने ठहर गए। मैं बड़ी खुशी से घर वापस आई कि कुछ देर तो रिलैक्स कर सकूंगी, लेकिन कहाँ। घर आकर हाथ पैर धोए ही थे कि पीछे से साहब खुद भी चले आए। बड़े खुश थे कि पीछा छुड़ाकर चला आया, और मैं क्या कहूँ कि 2 मिनट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते। कल शाम को रिमझिम फुहार बरस रही थी। बड़ा मन कर रहा था कि एक कप चाय लेकर खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप बारिश की बूंदों को देखती रहूं, पर मेरे नसीब में वह खिड़की भी कहाँ। आते जाते बड़ी हसरत से उस स्टडी टेबल को देखती रहती हूँ। बस काश कभी उस पर बैठकर मैं भी कभी कोई किताब पढ़ पाती, कभी कुछ लिख पाती। काश। डायरी विवेक के कपकपाते हाथों से छूटकर पलंग पर गिर पड़ी। आगे नहीं पढ़ पाए वो, तो इसलिए वैशाली मौका मिलते ही अपने मायके जाकर बैठ गई। उन्हें नहीं ले गई। नई बहू अकेली रह जाएगी का बहाना बनाकर। लेकिन सच तो यह है कि वह उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, फुर्सत से रहना चाहती है। वह तो उसे हर पल की संगनी मानते थे और वह उसे तो वह बोझ लगते हैं। अगले 2 दिन विवेक अनमने रहे। वैशाली से बात करने का भी मन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार फोन किया तो विवेक ने उठाया नहीं। शाम को विशाल घर आया तो उसने पूछा, माँ आपको फोन लगा रही है, आप उठा क्यों नहीं रहे पिताजी? अनन्या के फोन पर भी आपने माँ से बात नहीं की, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विशाल ने उनका माथा छूकर पूछा। ठीक हूँ मैं। यह देख विवेक ने डायरी विशाल को थमा दी। विशाल ने 10 मिनट में ही डायरी पढ़ डाली। तो इसलिए आप माँ से नाराज हैं? तो नहीं होऊंगा क्या? मैं तो उसका इतना साथ देता हूँ, एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ता, कहीं आता जाता नहीं, किसी से बात मुलाकात तक नहीं करता। और उसके मन में विवेक का गला रूंध गया। पिताजी, माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन
आपको समझना होगा कि उनका अपना भी एक अलग अस्तित्व है। कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें भी अपने शौक पूरे करने की इच्छा है और उसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस। जीवन भर वह हमारे सपनों को पूरा करने लगी रही, तो अब हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम उसकी छोटी सी इच्छा का मान रखें। ज्यादा नहीं, पर घंटे 2 घंटे का एकांत, उनका अपना एक व्यक्तिगत कोना तो घर में उन्हें दे ही सकते हैं ना। और देना भी चाहिए। प्यार सिर्फ बांधने का नहीं, थोड़ा सा स्पेस देने का नाम भी है। विशाल ने उनका हाथ थपथपाते हुए कहा। तीसरे दिन वैशाली घबराकर घर वापस आ गई। स्टेशन पर विशाल उसे लेने गया। क्या बात है बेटा, तेरे पिताजी ठीक तो हैं? विशाली ने विवेक को न देखकर बेचैनी से पूछा। सब ठीक है माँ, विशाल ने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर आश्वस्त किया। घर पहुंचते ही अनन्या उनका हाथ थामकर कमरे में ले गई। सरप्राइज है माँ, वैशाली ने देखा। खिड़की के पास स्टडी टेबल नए ढंग से सजा हुआ था। छोटा सा फ्लावर पॉट, गुलाबी फूलों से सजा हुआ, पेन स्टैंड, बड़े लेखकों के उपन्यास और किताबें। यहाँ तुम्हारा कोना और तुम्हारा अपना स्टडी टेबल। विवेक कुर्सी थामे मुस्कुरा रहे थे। और यह डायरी और पेन। अब आप खिड़की के बाहर बरसती बूंदों को देखकर खूब कविताएं लिखा करिएगा। अनन्या ने एक खूबसूरत डायरी पेन उसे देते हुए कहा। तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आया। विवेक कमरे से बाहर जाने लगे। अरे आप कहाँ चले? वैशाली ने पूछा। सबके लिए चाय बनाने। तब तक तुम डायरी में कुछ लिख डालो फटाफट, विवेक ने कहा तो सब हंसने लगे। स्टडी टेबल पर रखे फूल मुस्कुरा रहे थे। वैशाली डायरी पेन लेकर कुर्सी पर बैठ गई। देर से ही सही, लेकिन उसे अपना स्टडी टेबल आखिर मिल ही गया। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।